हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। जो चैनल से नए जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अजय परमार और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप एक्सेल के डैशबोर्ड्स किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे ये जब भी वो एक्सेल की ट्रेनिंग लेते हैं तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या आप डैशबोर्ड्स भी सिखाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो मैं बोलना ये चाहूँगा कि डैशबोर्ड्स जो हैं वो हम बिल्कुल बैक टू बैक अब इस चैनल पे चलाने जा रहे हैं। पहला डैशबोर्ड ही मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ और आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इस डैशबोर्ड को अगर आप बनाना सीख गए तो आने वाले जो और मेरे वीडियोस होंगे अलग अलग डैशबोर्ड्स पे आपको वो बहुत ईजी लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है कि डैशबोर्ड्स बनाने के लिए क्या हमें बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सेल आना चाहिए। वेल, इस चीज़ का जवाब मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि अगर आपको नहीं भी अच्छा एक्सेल आता है और आप डैशबोर्ड्स मान के चलें बना लेते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि आप एक्सेल सीखेंगे नहीं ढंग से। सिर्फ डैशबोर्ड एक चीज़ आपका मोटिव नहीं होना चाहिए, राइट। एक्सेल में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर्स भी आप एक्सेल में बनाते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन का जवाब ये है कि डैशबोर्ड्स बनाने के लिए आपको एक्सेल में ज़्यादा एडवांस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको रख सकते हैं अपने पास। अगर आपको ये ओपिनियन लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो ऑफ कोर्स आप सुने सबकी करें अपनी, जैसा कि अक्सर बोला जाता है। तो मेरा ये मानना है कि एक्सेल के डैशबोर्ड जो हैं वो सिर्फ पिवट्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। मोस्टली जो 95% ऑडियंस मैंने देखा है, अच्छे अच्छे जो एक्सेल के महारथी हैं वो भी डैशबोर्ड्स में एक्सेल जो है पिवट्स ही यूज़ करते हैं। हालांकि इसके और भी बहुत तरीके हैं, आप एक्टिव एक्स कंट्रोल, फॉर्म एक्स कंट्रोल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन यस, ये बात बिल्कुल सच है कि पिवट्स के थ्रू डैशबोर्ड्स बनाना बहुत ईजी है। और पिवट्स अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कोई फॉर्मूला सीखने की ज़रूरत नहीं होती, एक डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप शो होता है। तो यस, अगर आपको एक्सेल अच्छा नहीं भी आता है तो भी आप डैशबोर्ड्स डायरेक्ट बनाना सीख सकते हैं, लेकिन आपको पिवट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस पूरी की पूरी सीरीज़ में डैशबोर्ड के पिवट्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं और उनके पिवट चार्ट्स। दूसरा जो मैं आपको पॉइंट बोल रहा था, आपको एक्सेल सिर्फ डैशबोर्ड्स के लिए नहीं और भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो आपका एक्सेल हर लेवल पे अच्छा आना चाहिए, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल हो चाहे वो एडवांस लेवल हो। तो चलिए आइए मेरे साथ सबसे पहले फटाफट से देखते हैं कि किस तरह का डैशबोर्ड हम बनाने जा रहे हैं। और एक सीरियस नोट पे मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये मैं वीडियो बहुत स्लो रखूँगा। इसमें आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत डिफरेंट इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चलेंगे। आप प्लीज़ हर पार्ट पे पूरा फोकस रखिएगा और इसको चाहे टाइम लग जाए लेकिन आप उसको स्किप नहीं करेंगे और बहुत ध्यान से हर चीज़ जो है इस पर देखेंगे। तो देखिए, ये हमने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी आप ईयर का परफॉर्मेंस देखना चाहें तो ये डैशबोर्ड जो है आपको अलग अलग कैटेगरीज के बारे में नॉलेज दे रहा है। टॉप 3 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, बॉटम 3 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और कितने आइटम्स रिटर्न हुए, क्या रेवेन्यू आया। और कुछ आप देख सकते हैं बुलेट पॉइंट्स भी हैं कि कहाँ पर किस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा सेल हुई है या कम सेल हुई है। मतलब आप यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स अपने रिपोर्ट के हिसाब से जो है डाल सकते हैं। उसके साथ आप जैन और फेब और मार्च ये भी रिपोर्ट्स आप इस तरीके से चला सकते हैं अगर आपको ईयर किसी पर्टिकुलर ईयर में जाके उसके किसी पर्टिकुलर जो है मंथ में जाना होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा आपने डैशबोर्ड इस तरह से बनाया हुआ है। और साथ ही साथ हमने एक और अच्छा इसमें काम ये किया हुआ है कि अगर बाई चांस आप मान के चलें कि आप इसका थीम कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप कहते हैं कि मुझे ये सपोज ये वाला कलर चेक करना है तो आप देखिए इस कलर में भी इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। आप यहाँ पे ये कलर, अगर ब्लैक थीम आपको रखनी है तो आप ब्लैक थीम भी रख सकते हैं, अगर आपको लाइट थीम रखनी है तो आप ये लाइट थीम भी रख सकते हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि हम किसी भी पर्टिकुलर थीम में जाके डैशबोर्ड जो है वो अपना देख सकते हैं, ठीक है। और दोबारा अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा डैशबोर्ड एक्सेल में बनाया हुआ है। और इस डैशबोर्ड को बनाने में बेसिकली हमें स्टेप नंबर 1
रफ स्केच है। रफ स्केच मतलब कि पहले स्केच बनाना, उसके बाद स्टेप नंबर 2 जो होगा वो हमारी थीम्स होंगी, जो मैं आपको इस पार्ट 1 में सिखाऊंगा। ये थीम्स कैसे बनती हैं, बहुत ईजी हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है जो स्टूडेंट्स नए हैं। और तीसरा ये कि हमने फिर जो पिवट्स बनाए हैं, फिर उनके पिवट्स के ऊपर उन सभी पिवट्स का फाइनली डैशबोर्ड में किस तरह से हमने उनके चार्ट्स बना के यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो मोटा मोटा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें से पार्ट 3 सबसे इम्पॉर्टेंट होगा बिकॉज उसमें आपके ग्राफ्स बनेंगे और पिवट्स बनेंगे। ठीक है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और फटाफट से हम लोग ये लेक्चर जो है शुरू करते हैं। और सबसे पहले स्लो चलेंगे। इस पार्ट 1 में मैं आपको जो चीज़ें सिखा रहा हूँ वो ये कि किस तरह से रफ स्केच बनाना है और साथ ही साथ थीम्स किस तरह से सेट करनी है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा उस डैशबोर्ड को देखने में, आपको एक फील गुड फैक्टर तो ज़रूर आया होगा, आई एम श्योर आया होगा। तो सबसे पहले चलिए अपना पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं और मैं आपको रॉ डेटा का नॉलेज दे देता हूँ कि रॉ डेटा किस तरीके का है। डैशबोर्ड में ये चीज़ें कलेक्ट करें कि आपको क्या क्या बनाना है, किस तरह से आपको डेटा दिखाना है। ठीक है, जनरली मैं नोटपैड वगैरह में नॉर्मल पेन से बना लेता हूँ ड्राइंग, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आप उसको एक्सेल में भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो मुद्दा नहीं है, आप जहाँ मर्जी करें। कहने का मतलब है कि हम एक रफ स्केच बना रहे हैं, ये नहीं कि माइंड में एक इमेज है, माइंड में जो इमेज होगी वो कल परसों आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो जो एक तरह से नोट्स है और जो आप अभी कर रहे हैं उसके नोट्स जरूर बनाने हैं। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ करने वाला है नहीं, तो इसीलिए मैं फिर भी इसे नोट्स ही बोलूँगा। देखिए, जैसे हमने सबसे पहले ये हमारा डेटा है, इस डेटा में हमारे पास कैटेगरीज है, मैन्युफैक्चरर्स है, एज ग्रुप है, जोन है, आइटम है, डेट है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कितने रिटर्न आइटम हुए, कितने डिफेक्टिव थे, कितने डिसलाइक उसमें से किए गए। ठीक है ना, और क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई, यानी कि डे ऑन डे आपका जो आइटम है वो कितना हमने सेल किया, फॉर एग्जांपल टॉय शॉप डेटा में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट है। ठीक है, ये सारा हमारा डेटा है। अब देखिए, सबसे पहले आपको इसमें से आपकी टीम के साथ बैठकर देखना ही होगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए जो मैं ये सैंपल दिखा रहा हूँ, हो सकता है आगे चल के इसमें एक दो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, हमें तो कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। क्योंकि भाई आप जब अपने डेटा पे काम करोगे तो वो आप अपने डेटा पे काम करोगे, वो डेटा और ये डेटा अलग है। ठीक है, तो हमें तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जैसे ये प्लान करता हूँ कि एक ईयर वाइज, एक मंथ वाइज का हम लोग जो है एक पेन बनाएंगे, नेविगेशन पेन टाइप। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ईयर वाइज ऑप्शन रख देंगे और यहाँ पे जो है हम मंथ वाइज ऑप्शन रख देंगे। जैसे कि आपने देखा भी है हमारे डैशबोर्ड में, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पे मंथ आ जाएगा, यहाँ पे ईयर आ जाएगा, ताकि यूज़र जो है जब वो डैशबोर्ड सिलेक्ट करे, जब वो डैशबोर्ड पे जाए और ईयर या मंथ कोई भी सिलेक्ट करे, तो नीचे के ग्राफ जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाने चाहिए। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कितनी लागत लगी और कितना हमने जब उस लागत के बाद उस मटेरियल को मार्केट में बेचा, जो कि सेलिंग प्राइस है, तो उसका आपस में एक कंपैरिजन होना चाहिए। जिस ईयर को सिलेक्ट करूं, जिस मंथ को, उसके अकॉर्डिंग, या फिर पूरा अगर साल का 3-4 साल का जो भी हमारा डेटा है इसके अकॉर्डिंग टॉय शॉप का, तो वो सब पता लग जाए। तो यहाँ पे एक हम इस तरह का ग्राफ चाहेंगे। दूसरा, मैन्युफैक्चर, जो हमारा डीलर है, जो प्रोडक्ट बनाता है। आपने देखा होगा इस डेटा में हमारे पास बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, किड्जोन है, योमोकी है, फन टाइम है। तो ये मैन्युफैक्चरर्स एक तरह से डीलर हो गए जो हमें प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो हम लोग ये भी देखना चाहेंगे कि किस मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट कहाँ कहाँ कितना बिक रहा है, कौन ज़्यादा बेच रहा है, कौन कम बेच रहा है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। तो जो ज़्यादा बेच रहा है उसको ज़्यादा कमीशन दिया जा सकता है, जो कम है उसके साथ बात की जा सकती है, भाई आपका प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहा है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो भी आपके जोन है, उसका एक वेटेज में निकालेंगे कि किस जोन से कितना बिजनेस आ रहा है। अब पूरे इंडिया से हमें मान के चलिए 10 लाख की सेल्स हो रही हैं, हो सकता है कि ईस्ट में से तकरीबन 6 लाख सेल हो रही है, यानी 60% हो गया। तो भाई बाकियों में क्या दिक्कत आ रही है ना, बाकियों में क्या दिक्कत आ रही है? जब एक जोन से इतना अच्छा सेल हो सकता है तो बाकियों में सेल कम क्यों है? फिर उसके ऊपर आप रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं। क्या वहाँ के लोगों का टेंडेंसी अलग है खर्चने का? क्या वहाँ पे यंग पॉपुलेशन, या कहीं ये तो बच्चों का डेटा है, छोटे छोटे बच्चे 0 से 6 वर्ष का हमने कैटेगरी रखा है, 1 से 6 साल का रखा हुआ है, ये सारी कैटेगरीज है। तो क्या वहाँ पे बच्चों की पॉपुलेशन कम है? क्या रीज़न हो सकता है? मतलब आपको डैशबोर्ड जब बनाना है तो
उसमें से एनालिसिस निकल के आना चाहिए सामने, ठीक है ना। वो डेटा स्टोरी जिसे कहते हैं, आपका डैशबोर्ड एक स्टोरी की तरह चलना चाहिए, वही चीज़ें आप इसमें डालते हो। तो उससे क्या होगा कि फिर आपको ये पता लगेगा कि वहाँ पे अपना काम चलाना चाहिए या वहाँ से काम शट डाउन कर देना चाहिए, या फिर भाई अगर ये लेट्स से चिल्ड्रन का भी कोई इशू नहीं है, बहुत सारे बेबी पॉपुलेशन है, इन्फेंट्स पॉपुलेशन है, तो भाई फिर आगे क्या दिक्कत है, क्या हमारा माल वहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो सही ढंग से नहीं पहुँच पा रहा है, या लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं, टूटा मिल रहा है, ये क्या क्या दिक्कत क्या है, समझ रहे हो आप। तो जोन वाइज हम ये देख सकते हैं। उसके बाद एज वाइज भी सेल देखेंगे कि एज वाइज सेल कैसे होती है। अब हमारे पास ये एज है, उसके बाद हम ये भी देखेंगे ऐसे कौन से टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। बेबी एलिफेंट, जोकर डांसिंग पियानो, आपको पता है बच्चों के टॉयज की तो कमी नहीं होती है, बहुत सारे टॉयज होते हैं अलग अलग। तो हम जो टॉयज बना रहे हैं उसमें से टॉप 5 कौन से हैं और फिर बॉटम 5 कौन से हैं। तो मिला जुला अगर देखें तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास फिलहाल यहाँ पे एक जो थीम तैयार हो रही है, जो ये रफ स्केच पे, वो ये हो रहा है कि ऊपर नेविगेशन रहेगा और हमें लगता है कि 5 ग्राफ जो हैं वो हमें चाहिए होंगे। अब एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि पहले ही बातचीत करके रखें सीनियर्स टीम के साथ कि किस तरह से ग्राफ चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हमारा थीम बन गया, उसकी स्लाइड्स बन गई पावर पॉइंट में, हम इसको यूज़ करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। तो उसके बाद फिर रीवर्क हो जाएगा अगर किसी ने कहा कि यार नहीं इसको हटा दो यहाँ से, ये नहीं चाहिए, या कोई कह दे कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा ग्राफ आना चाहिए, एक ही ग्राफ आना चाहिए, तो आपको उस थीम में एडिटिंग करनी पड़ेगी। हालांकि वो कोई ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस चीज़ में फोकस रखें, आपको पता हो कि भाई आप क्या बना रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए पार्ट 1 हमारा क्लियर हो गया। अब पार्ट 1 बहुत छोटा था, इसीलिए इसी वीडियो में आगे हम सीखते हैं कि पार्ट 2 जो है इस डैशबोर्ड का वो कैसे करेंगे, वो है थीम। तो आप अपने पावर पॉइंट को ओपन कीजिए, ये पावर पॉइंट है आपके पास, ठीक है। पावर पॉइंट तो सबको पता है, और इसमें अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं भी पता तो ऐसा कुछ हम करने वाले भी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें एक, आप इंसर्ट में जाए और सबसे पहले हम एक शेप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए शेप, ये शेप जो है ना ये हमारा बैकग्राउंड का काम करेगी। पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। बैकग्राउंड मतलब एक्सेल में बैकग्राउंड में जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा शेप है, इसमें हम सबसे पहले अपने हिसाब से कलर चूज़ करेंगे, और कलर चूज़ करने के बाद फिर इसको एक्सेल पे लेके जाएंगे। तो लेट्स से हम लोग अपना सबसे पहले एक ब्लैक थीम जो है वो चूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लैक थीम चूज़ करने से पहले हम लोग एक और काम करेंगे कि जो हमारा एक्सेल है, अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए हमने डिसाइड किया है कि हम इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ग्राफ्स रखेंगे, या हम अपने मेन डेटा पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हैं बहुत सुंदर लग रहा है, शानदार ये, राइट। तो ये तो हमारा पिवट है, स्लाइसर्स से हो जाएगा। तो हम ये 3 बेसिकली फटाफट से ग्राफ्स इस तरह से बनाएंगे। ग्राफ नहीं बनाएंगे बट बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, कैसे अभी आपको समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करें, आप यहाँ पे ये जो पावर पॉइंट है ये देख रहे हो, ये व्हाइट वाला विंडो, ये स्लाइड से ऊपर, ये स्लाइड नहीं, स्लाइड से ऊपर, ये स्लाइड एक्चुअली शेप कहूँगा मैं इसको। यहाँ पे देखिए राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करेंगे ना तो आपको ग्रिड एंड गाइड्स मिल जाएगा। शेप पे क्लिक नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो व्हाइट सा पोर्शन है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ग्रिड एंड गाइड्स आ जाएगा, इस पे क्लिक कीजिए। हमें सबसे पहले चाहिए वर्टिकल गाइड, ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड कर दीजिए एक, आप देखेंगे आपके पास एक लाइन जो है वो इंसर्ट हो गई है, ठीक है। ग्रिड लाइन इसे कहते हैं, एक तरह से आप इसे ग्रिड बोल सकते हैं। तो ये जो ग्रिड है ये देखिए आप यहाँ से इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी इसको, जैसे आप सिलेक्ट कर रहे हैं आपसे सिलेक्ट ना हो या इंसर्ट ना हो, इसलिए मैं थोड़ा फोकस लेके बता रहा हूँ कि ये जो वाइड एरिया है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। जब मैं नया नया था तो मैं क्या करता था, मैं जब सीख रहा था चीज़ें तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता था और फिर मैं कहता था अरे यार वो तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ हो गया। तो आपको शेप पे क्लिक नहीं करना है, पावर पॉइंट का ये जो एरिया है वाइट वाला, यहाँ पे क्लिक करना है। और जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपको ग्रिड एंड गाइड्स मिल जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वर्टिकल गाइड क्लिक करना है। वर्टिकल गाइड मतलब बेसिकली हम चाहते हैं कि इसमें 3 पार्टीशन जो हमारे वो बन के तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह हम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे भी मैं इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे वर्टिकल गाइड एक और, क्योंकि हमें टोटल अगर देखिए जैसे इसको सपोज हम यहाँ पे रखते हैं तो ये हमारे 1 2 3 पार्टीशन बन गए, वेरी नाइस। तो ये ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए ये हमारा रूलर है, यहाँ से भी आप मेजर कर सकते हैं ताकि स्लाइड का जो साइज़ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आए, ठीक है। क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि जब आप थीम बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर पोर्शन ज़्यादा चौड़ा रखना हो और बाकी जो 2 हैं वो छोटे रखने हो, तो वो आप अपनी समझदारी के हिसाब से उसको कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन अभी हमने जो ग्राफ देखा है उसमें क्या है कि हम ये चीज़ें बराबर बराबर स्पेस जो है इसमें देंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह से ये स्लाइड बना देता हूँ। मतलब मैं इसको मेजर नहीं कर रहा, बट आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे 0 से 16 यहाँ है, 0 से 16 यहाँ है, तो बेसिकली ये टोटल आपके आई थिंक 32 पॉइंट्स हो गए। तो इसको 3 के हिसाब से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेशन आप उस हिसाब से रख सकते हैं इनको काउंट करते हुए। ठीक है, तो अभी अंदाज़न तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और इसे यहाँ घुमा देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अब देखिए, आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे ये जो वाइट पोर्शन है, यहाँ कहीं भी इस ये शेप से पीछे जो स्लाइड है, आप यहाँ पे भी राइट क्लिक कीजिए। अब राइट क्लिक करके देखिए, वो ऑप्शन नहीं मिला है, तो क्योंकि मेरा शेप सिलेक्ट हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार अब यहाँ दोबारा क्लिक करता हूँ। देखिए, अब शेप मेरा सिलेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे जाके अब हॉरिजॉन्टल गाइड ऐड कर देते हैं। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल गाइड ऐड होगी। तो आप समझ गए, यहाँ पे एक ग्राफ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी कि अगर हम अपने डैशबोर्ड को देखें तो ये बिल्कुल वैसा वैसा तैयार हो रहा है। ठीक है, तो आप और पार्टीशन करने आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो हमने पार्टीशन यहाँ बनाया है, ये बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर आप फटाफट जाएंगे और शेप, एक रेक्टेंगल शेप उठाएंगे यहाँ से। ये देखिए, मैं उठा रहा हूँ और एग्जैक्टली इसके ऊपर हम यहाँ पे ओवरलैप कर देंगे इसे इस तरीके से, इस तरह से इसको ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और फिलहाल के लिए मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, विड्थ वगैरह आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें। मैं इसको शेप को यहाँ से शेप फॉर्मेट से थोड़ा सा विड्थ यहाँ से कम करूँगा। ये ज़्यादा मुझे लगता है हैंडी है, रादर देन कि आप डायरेक्ट जो है इसमें जाके इसकी विड्थ कम करें, वहाँ से थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये एक तरह से क्या होगा, ये पार्टीशन जो क्रिएट हो जाएगा, वो स्पेस जो है वो निकल के आएगी। अभी आप देखिएगा, इसकी हाइट और विड्थ आप कम छोटी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर फिलहाल के लिए मैं इसको हाइट को उतना ही रखूँगा जितना हमें चाहिए। तो मतलब इस शेप से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं ध्यान रखूँगा। तो इसको आप डाउन एरो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको एक स्लाइड दे देते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये बन के आ गया। ठीक है ना, अब इसी की कॉपी बना लेते हैं। मैं करता हूँ Ctrl+C, दोबारा रीवर्क नहीं करेंगे, टाइम बचेगा। तो एक और यहाँ पे आ गया और इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा से Ctrl+V करते हैं, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल भी चाहिए। हॉरिजॉन्टल के लिए ये एरो साइन आप देख रहे हैं, स्पेशली जो नए नए स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। यहाँ से आप इसको रोटेट कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, मेन मुद्दा ये है कि हमें यहाँ पे इसको इस लाइन्स के ऊपर बिल्कुल सेट करना है। ठीक है, अब इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, तो सॉरी, विड्थ नहीं बढ़ानी है, हमें इसको एक्चुअल में हाइट इसका बढ़ाना है। ये देखिए, तो मैं इसको फटाफट से बढ़ा देता हूँ और ये आपकी हाइट, ठीक है, ये तैयार हो गया। इसको मैं लेफ्ट एरो करके मूव कर देता हूँ, तो ये आपका इस तरह से सेट हो गया यहाँ पे। आप देखिए, ये हो गया और इसको यहाँ तक रख लेते हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल्स हमने इस तरीके से बना लिए। ठीक है, 1, 2 एंड तीसरा ये। अब देखिए, अब जो अगला स्टेप है, हमें जो अगला स्टेप करना है वो क्या करना है, उस पर अब हम बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आप क्या करेंगे, ये एक शेप है और ये शेप है और ये शेप है और ये शेप है, तो Ctrl+A कीजिए। Ctrl+A से सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, हो गए। ठीक है, डन। आप इस प्रीव्यू से खुश हैं, जैसा आपको चाहिए था वही है ना, कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जब माइंड 100% कन्विंस हो गया कि हाँ ये चाहिए, तो जब ये Ctrl+A करके सब शेप सिलेक्ट हुए हैं, तो पावर पॉइंट में ऊपर शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ पे एक मॉस शेप का ऑप्शन होगा, आप इसको बोलिए सब्ट्रैक्ट। ये देखिए, सब्ट्रैक्ट हो गया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, देखा आपने, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया। अब अगर आप इसमें नोट करेंगे एक चीज़, तो ये जब जैसी सब्ट्रैक्ट हुआ, ये पूरा का पूरा एक इमेज बन गया है। ठीक है, वो लाइन्स वहाँ से कट हो गई। इसलिए मैंने आपको ये कहा था कि जब आप यहाँ से वो कट दे रहे हैं, तो मेक श्योर ये जो कहीं भी कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। जैसे इसमें देखिए थोड़ा सा गैप रह गया, बट एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो आपको समझाना है। तो ये हमारी एक शेप तैयार होगी। ठीक है, अब इस शेप को मैं कॉपी करता हूँ, ये तो तैयार हो गया, लेकिन सबसे पहले हमें कलर चूज करना है। तो लेट्स से मैं ये ब्लैक कलर चूज करता हूँ, या आप कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा डिफरेंट कलर चूज करते हैं, डार्क रखेंगे, जैसे डार्क थीम तैयार करते हैं सबसे पहले हम। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट शेप पे जाइए। फॉर्मेट शेप पे आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, ये सब तो आपको पता ही होगा, एक्सेल में भी होता है। सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, आपको जो भी यूज़ करना है। जैसे ग्रेडियंट करेंगे तो ग्रेडियंट फिल आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ से लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे ग्रेडियंट फिल ब्लैक में चाहिए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे ब्लैक थीम रखनी है, ठीक है। और यहाँ से ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए लेट्स से सॉलिड फिल रखता हूँ, लेकिन मुझे डार्क थीम चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्लैक रखूँगा। समझ आएंगे आपको। अब यहाँ से थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊंगा और मैं इसको 20% कर दूंगा। आप इसको अपने हिसाब से कीजिएगा। देखिए, जब आप किसी से कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो आपको अपने हिसाब से ही चलना है, ठीक है। ये नहीं कि जैसा वहाँ किया गया बिल्कुल वैसा ही एक्सेल है, ऐसा नहीं है। आप अपना भी दिमाग लगाएं, अपनी क्रिएटिविटी जो है वो लेके आए। हो सकता है कि जो आपको सिखा रहा है उससे ज़्यादा आप ज़्यादा अच्छा कर सकें। ट्रेनर या ट्यूटर के लिए बहुत बड़ी बात होगी, गर्व की बात होगी, प्राउड मूवमेंट होता है जब उनका सिखाया हुआ आगे और भी अच्छा उससे स्टूडेंट करता है, ठीक है। तो मैं इसको ट्रांसपेरेंसी को 20 रख रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि बिल्कुल डार्क नहीं मैं रखना चाहता, ब्लैक, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया। अब उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी वो ग्रिड लाइन्स वगैरह जो हैं, तो इसको राइट क्लिक कीजिए और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे फिर क्लिक कीजिए, देख रहे हो ये डिलीट, ठीक है। ये ग्रिड लाइन्स हटानी है ना मुझे, ये मैं हटा देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ ये डिलीट, ठीक है। तो देखिए ये अब बहुत बढ़िया कलर तैयार हो गया जैसा मुझे चाहिए था। अब या तो आप एक काम कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, सेव एज पिक्चर कर सकते हैं और सेव एज पिक्चर करके इसको सेव करके एक्सेल में इंपोर्ट कर लीजिएगा। वो तो आपको पता है, इंसर्ट में जाके, राइट। मैं फिलहाल क्या करता हूँ कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं अपने एक्सेल में चलता हूँ, ठीक है। मैं एक्सेल में चलता हूँ और मैं एक नई शीट में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह से डाल देता हूँ। पीछे जो है अपनी ग्रिड लाइन्स हटा देता हूँ, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। और इसको यहाँ से देखिए आप थोड़ा बहुत रीसाइज कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी पीछे इमेज तैयार होगी है, समझे हैं आप। अब इसके अंदर जाके हम जो है वो ग्राफ्स सेट करेंगे, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। और यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते थे। अगर आपने पिक्चर वहाँ पे सेव किया तो आप पिक्चर यहाँ पे जाएंगे, दिस डिवाइस में जाएंगे, दिस डिवाइस में जाके आपने जहाँ भी वो सेव की होगी आप वहाँ से इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो कॉपी पेस्ट भी चल गया। अब देखिए ये ऑप्शन भी ठीक है, मतलब ये एक हमारा ग्राफ्स के लिए ग्राफ जो बनेंगे वो इसमें जाएंगे, वो हम देखेंगे, वो रियल पार्ट है, ये छोटा पार्ट है अभी हमारा, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड भी हम देना चाहेंगे, ये जो पीछे बैकग्राउंड, बिकॉज हम इसको वाइट नहीं छोड़ सकते, समझे आप, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम एक शेप इंसर्ट करेंगे। हम चाहते तो वो पावर पॉइंट में भी कर सकते थे, बट मुझे लगता है यहाँ पे करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल एक शेप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और ये जो शेप होगी ये मैं पूरा का पूरा यहाँ से इसको इस तरह से इंसर्ट कर दूंगा, ये देखिए, ठीक है। और इस शेप को जब इंसर्ट किया है तो ये आपका शेप जो है वो ओवरराइट कर रहा है उसको, है ना, उसके ऊपर आ गया। तो आप इसको यहाँ शेप फॉर्मेट में जाइए और शेप फॉर्मेट के अंदर सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक कर दीजिए, ठीक है। सेंड टू बैक करने से वो पीछे चला जाएगा। तो बैकग्राउंड जो है हमारा एक्सेल का वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये इस तरह से रखना है और इसको मैं फिलहाल इस तरह से मूव कर देता हूँ, इसका साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका स्लाइड इस तरह से हो गया। तो आपको ये पहले थीम सेट करना होगा। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, लेट्स से इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से सेट कर लेता हूँ, मतलब वो आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। इस पे तो कलर सेट हो गया। अब इसके साथ मैचिंग कलर करेंगे। तो अगेन आप होम टैब में जा सकते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, फॉर्मेट शेप में, सॉरी, है ना, फॉर्मेट शेप पे चलते हैं। फॉर्मेट शेप पे यहाँ पे सॉलिड फिल है। मैं यहाँ का बैकग्राउंड ग्रेडियंट रखूंगा जानबूझ के, क्योंकि ग्रेडियंट थोड़ा बैकग्राउंड में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। रखने को आप ब्लैक भी रख सकते हैं, मतलब सॉलिड भी रख सकते हैं। जैसे देखिए ये मैंने किया, आप देख रहे हैं, राइट। थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंसी हटाएंगे तो वो आपको देखनी है चीज़ें। जैसे आपने ब्लैक कर दिया, फिर आप कहते हो अच्छा नहीं ये वाला कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। वो तो जैसे मैंने बोला कि आप यहाँ से सीखते जा रहे हैं ये कंसेप्ट, तो आप अपना उसमें क्रिएटिविटी पूरा आजमाए, आप इससे अच्छा करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए ग्रेडियंट लूँगा, क्योंकि ग्रेडियंट से ये देखिए एकदम से 4 चांद लग जाते हैं खूबसूरती में, देखिए आप, है ना। इसलिए मैंने क्या किया, बैकग्राउंड ग्रेडियंट रखा और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैंने सॉलिड फिल ही रखा है। हालांकि आप कुछ और करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से ग्रेडियंट फिल दिया जाता है। सबसे पहले ग्रेडियंट फिल के अंदर ये हम यहाँ से कलर चूज करते हैं, पहली बात ये, ठीक है। ये सब आप इसमें मत जाइएगा, ठीक है, इतना हमारे पास टाइम नहीं, हम एनालिटिक्स के बंदे हैं। तो ये सब है यहाँ पे, हर बटन का अपना एक पर्पस है, बट उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे जाइए और यहाँ पे बताइए आपको चूज क्या करना है। अब जैसे मैं ब्लैक थीम अगर चूज करता हूँ, क्योंकि मैं तो ब्लैक के साथ जाऊँगा तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा है ग्रेडियंट से,
ग्रेडियंट में ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, राइट। हालांकि आप इसको ट्रांसपेरेंसी को आगे पीछे करके देख सकते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं आप, है ना। तो मैं इसको फिलहाल को, अगर मुझे ट्रांसपेरेंसी इसमें मुझे लगता है मुझे इसमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी क्लासिक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने देखा होगा ये अक्सर ग्रेडियंट स्टॉक्स होते हैं और इसमें स्टूडेंट्स को पता नहीं होता ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये बड़े काम की चीज़ है और एक्सेल में कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं ना, वो हमेशा काम की होगी। ये अलग बात है कि आपने कभी उसको यूज़ नहीं किया और आपको लग रहा होगा, आप सोचते होंगे यार ये क्यों डाल देते हैं ऐसी ऑप्शन, है ना। तो हर चीज़ का अपना महत्व है, इंपॉर्टेंस है। देखिए ये ग्रेडियंट जो फिल होते हैं ना, ये एक्चुअल में ग्रेडियंट स्टॉप्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये आप सबसे पहले इनको कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए, मैं ये प्लस साइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मैं इसमें जितने प्लस साइन ऐड करूंगा ये प्लस होते रहेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये प्लस जैसे जैसे होंगे तो क्या होता है, इससे लेके इस लेवल तक और इस लेवल से इस लेवल तक, इस लेवल से इस लेवल और फिर इस लेवल से इस लेवल तक क्या कलर कॉम्बिनेशंस आपको बनाने हैं। बड़ा पावरफुल है ये, राइट। जब मैंने कभी सीखा था तो मुझे पता ही नहीं था, ये समझ ही नहीं आता था ये क्यों है राइट। अब इतने तो नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो जो आपको चाहिए डिलीट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप कहिए मुझे ये नहीं चाहिए। मैं फिलहाल 3 ही ग्रेडियंट, 3 ही स्टॉप्स रखूंगा, आप इसी से समझ जाएंगे कि क्या करना है, ठीक है। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इससे आपके पास एक ज़्यादा क्रिएटिविटी करने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जिस पे भी क्लिक करेंगे ना, वो कलर आप यहाँ से चूज करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर कलर को उस तरह से हाईलाइट करेगा। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं इसको, सबसे पहले अभी देखिए, अगर मैं मूवमेंट बढ़ा रहा हूँ, देख रहे हैं ऊपर कलर्स कैसे कम ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ से ये इंडिकेट मिल जाता है किस तरह से ग्रेडियंट फिल चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप गए, आपने कहा मुझे लेट्स से येलो करना है, ठीक है। हालांकि बिल्कुल नहीं करेंगे, थीम में येलो कलर मैं तो बिल्कुल भी सोच ही नहीं सकता, बट लेट्स से किया आपने, मुझे सिर्फ दिखाना है। ये देखिए, आप देख रहे हो, तो ये जो फर्स्ट कलर है ये आगे आगे तक जाते हुए कलर देगा। अब जैसे आपने कहा यहाँ पे मुझे कलर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला कलर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है, गोल्ड फॉर एग्जाम्पल, देख रहे हैं आप। तो ये उस हिसाब से कलर चेंज होना शुरू हो जाएंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा कुछ करते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ ब्लैक फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते वो वाला कलर ले लेगा। अब जैसे ये है, अब मैं इसमें यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने कहा मुझे व्हाइट चाहिए, तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ से यहाँ तक आप गए तो वो उसने क्या किया, वो जैसे जैसे यहाँ पहुंचा उसने इसको व्हाइट कर दिया। तो मतलब इस तरह से ये कलर कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। मैं जनरली 2 ही स्टॉप्स यूज़ करता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं फिलहाल इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ। मैं ये दो स्टॉप से ही अपना ग्रेडियंट जो है वो चला लूँ। और ये देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है। हालांकि येलो ऐसा फैंसी हम नहीं करेंगे, तो आप इसको दोबारा इस पर क्लिक कीजिए। इस पर पहले क्लिक करना है अगर आपको वहाँ पे अपनी मनपसंद कलर देना है, मतलब आप डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। तो मैं ब्लैक के साथ ही चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये जो है ये भी हम अपना ब्लैक रख सकते हैं, या इसके साथ कोई और कॉम्बिनेशन आपको देना है तो आप वो वाला कॉम्बिनेशन भी मतलब अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं थोड़ा सा लाइट कलर से जोड़ना चाहूँ तो ये देखिए इस तरह से लाइट कलर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप प्लीज़ ये डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा इसमें चाहिए। और ये जो 2 हैं 2 मिनिमम, अब आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा देखिए रिमूव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप ग्रेडियंट फिल में है। 2 से ज़्यादा 3 बना दिए, 4 बना दिए और फिर बाद में डिलीट करना वो आप कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे मैंने आज पूरी कोशिश की है कि छोटा सा चीज़ है लेकिन ये क्रिएटिविटी के मामले में काफ़ी आपकी हेल्प कर सकता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा पार्ट 1 जो था कि सिंपल एक डिज़ाइन बनाना, और उस डिज़ाइन के बाद फिर पार्ट 2 ये था कि उसको एक्चुअली कलर फॉर्मेट देना, बैकग्राउंड कलर देना। ये हमारे पार्ट्स जो हैं इसमें इस लेक्चर में ये कंप्लीट हो गए हैं। अब जो अगला स्टेप हम करने जा रहे हैं, आप इस पर कंफर्ट हो जाइए। कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। और जाने से पहले एक चीज़ और कि इसको सिलेक्ट करते हैं, लाइन में जाइए और लाइन में जाके मैं इसको नो फिल कर देता हूँ। आप चाहें तो अगर आपके बॉर्डर वाला लाइन रखना है तो आप रख सकते हैं। मैं फिलहाल इसे रखने के मूड में फिलहाल नहीं हूँ, बाद में देखेंगे। तो ये मैंने नो लाइन कर दिया और ये हट गया यहाँ से, ठीक है।